तो दोस्तों अपने बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, राइट? जी हाँ सर। हम लोग अभी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सेकेंड क्लास में है ना? जी हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं पूछा क्या कि सर फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी? दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बताया था अबाउट कंजम्पशन, मैंने आपको बताया था सेविंग्स के बारे में, मैंने आपको बताया था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसी तरह के कंसेप्ट के बारे में। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, वेरी गुड। और क्या बताया था सर आपने? हमने ग्राफ्स बनाए थे कुछ, राइट, जिनको आज भी अपने लोग विजिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का कुछ है तो वो है इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे निकाला जाता है। आई मीन टू से इक्विलिब्रियम मॉडल पे अपने अराइव कैसे करते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लास्ट डे जो आप लोगों को समझाया गया था दैट वाज मेंट फॉर दिस टॉपिक। लास्ट डे का टॉपिक कैन कम ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, बट याद रखें ये जो इक्विलिब्रियम वाला मॉडल मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये हर बार आया है और आते जाएगा, ठीक है ना? जी हाँ सर। दोस्तों before we are able to begin with our concepts of equilibrium, पहले मैं आपको याद दिला दूं about the different ways जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ग्राफ्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना? ओके सर बताएं प्लीज। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं एक बार आप लोग को ग्राफ्स रिमाइंड कर दे रहा हूं जो अपने लोगों ने क्लास 1 में पढ़ी थी, मतलब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के क्लास 1 में। देखिए यहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड, consumption, all these things are being plotted, aggregate supply, all these things are being plotted, right? जी हाँ सर। दोस्तों यहां पर हमारा नेशनल इनकम प्लॉटिंग चल रहा है, करेक्ट? जी हाँ सर। अब दोस्तों क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक दूसरे के बराबर होता है, तो जब अपने लोग का कर्व बनेगा तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट जाएगा, पूरा का पूरा 45 डिग्री रहेगा, पूरा का पूरा 45 डिग्री लाइन रहेगा। सर ऐसा क्यों? दोस्तों आप लोग में से काफी लोग बोलोगे कि सर ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का लाइन एग्जैक्टली 45 डिग्री पे रहेगा, ये आप किस लॉजिक से बोलते हो सर? मैं बोला बच्चा लोग आपको याद होगा एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक दूसरे के बराबर है। जी हाँ सर। ये वाला जो वाई एक्सिस है वो एग्रीगेट सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस नेशनल इनकम इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे वाई और एक्स बराबर है, इसलिए ये एग्रीगेट सप्लाई कर 45 डिग्री का लाइन है। अच्छा आप लोग में से अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अभी भी नहीं समझ में आया कि ये 45 डिग्री ही क्यों है। मैं बोला बच्चा लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है? जी हाँ सर। ये 90 डिग्री है, हाँ सर। और आप लोग ये तो अग्री करोगे कि क्योंकि ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ब्लू कलर की, यहां पर ये जो लाइन है ये इसके इक्वल होगी, ठीक है? मतलब वाई एक्सिस के इक्वल होगी, हाँ सर इक्वल होगी। तो बच्चा लोग आप लोग ये देखिए 1045 डिग्री क्या होती है? इसको अपने परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको अपने बेस बोल देते हैं। बच्चा लोग 1045 डिग्री क्या होता है? सर 1045 डिग्री तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है सर, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यानी कि अगर बी उधर भेज दें तो बी इक्वल्स टू पी, बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो है नेशनल इनकम वाला लाइन दैट इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर इक्वल है इसके, मतलब कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस थिंग। वो कब पॉसिबल है? जब 1045 प्लॉट करें अपने, क्योंकि 1045 इज 1। ओह अगर कोई नॉन मैथमेटिकल ऑडियंस है दोस्तों तो आप टेंशन ना लें। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मैथ्स के संग या मैथ्स के फंडों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो सर कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। सिंपली स्पीकिंग फिर आप ये याद रखें कि ये जो है ये 45 डिग्री क्रिएट करता है, बस बात खत्म पैसा हजम, कि ये 45 डिग्री लाइन होता है एग्रीगेट सप्लाई का। दोस्तों यहां तक बात क्लियर है ना? प्लीज एक बार कंफर्म करो, यस और नो मेरे दोस्तों, प्लीज कंफर्म करिए। यस सर, वेरी गुड, यस सर। बाकी दोस्त भी रिस्पॉन्ड करें।
यस सर। तो दोस्तों बेसिकली अपने को भी ये याद करना है या ये याद रखना है आई शुड से कि ये अपने लोग का एग्रीगेट सप्लाई है विच इज मेकिंग 45 डिग्री। बात खत्म। अच्छा सर, सर अब मैंने आप लोग को बताया था और मैं आप लोग को फिर से बता दूं एक कंसेप्ट के बारे में जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? जी हाँ सर, बताएं हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा ये है, दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा ये है कि ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा ये है कि इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, है ना? एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है इंड्यूस्ड। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। आज दोस्तों सिंपल सी बात है, इंडियन इकोनॉमी हो या दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, एक सर्टन मनी या एक सर्टन अमाउंट होता है जो इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा ही होगा। मतलब लोग वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे घरों में पैसे इन्वेस्ट होंगे ही होंगे, लोग घरों में या शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट होंगे ही होंगे। तो कुछ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोनॉमस। ठीक है सर? हाँ सर। लेकिन एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड भी होता है। इंड्यूस्ड मतलब वो पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चेंजेस विथ लेवल ऑफ इनकम। सर इसका मतलब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर आपका इनकम इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप जो इन्वेस्ट करोगे वो भी तो बेसी बढ़ेगा। हाँ सर। इन्वेस्ट, अगर आपका इनकम कम होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। हाँ सर। तो वो इन्वेस्टमेंट जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा इनकम कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैंने एक मशीन लगा रखा है, एक ही मशीन है अभी, है ना? अब क्योंकि काम स्टार्ट करना है तो देखो वो एक मशीन तो लगाना जरूरी है, तो दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब क्योंकि एक मशीन ले आए तो ये बात भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है कि उस पर मैं रॉ मटेरियल के खर्चे करूंगा, वरना मशीन का क्या फायदा हुआ अगर मैं रॉ मटेरियल पर खर्चा ना करूं, इन्वेस्ट ना करूं। ठीक है, तो मान लीजिए एक मशीन आ गई, ये देखिए मैं मशीन बना देता हूं। अब क्योंकि मशीन पर अपने इन्वेस्ट किए हैं तो अपने को इसमें रॉ मटेरियल भी पुट करना होगा, तभी तो मशीन हमको फिनिश प्रोडक्ट बनाकर देगा। जी हाँ सर बिल्कुल। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये भी ऑटोनॉमस है। लेकिन अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, अगर इन फिनिश गुड्स का सेल बढ़ता है मेरा, और मेरा जो डिमांड फॉर मेरा प्रोडक्ट्स है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं, उन फिनिश गुड्स का डिमांड मार्केट में और बढ़ता है, तभी तो मैं एक और मशीन लगवाऊंगा। तो मेरा एक और मशीन लगाना, ठीक है ना, मेरा एक और मशीन लगाना किस बात पर निर्भर करता है कि मेरा इनकम बढ़े या नहीं बढ़े। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मेरा इनकम बढ़ा तो मैंने अपने फैक्ट्री में एक और मशीन खड़ा कर लिया, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आई होप ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का आपको कंसेप्ट क्लियर है। हाँ सर हमें क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनॉमस माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है सर? दोस्तों ऑटोनॉमस का मतलब है फिक्स्ड। ऑटोनॉमस का मतलब है फिक्स्ड। सर आपने तो कहा ऑटोनॉमस और इंड्यूस दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट हाँ, जो हम लोग सिंपल केनेशियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग सिंपल सी केनेशियन इकोनॉमिक्स में ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस ओनली। ऑटोनॉमस मतलब फिक्स्ड, एक फिक्स्ड पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी में हो रहा है। इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट को आप प्लॉट करोगे वो लाइन ऐसा होगा, ठीक है ना? इसको अपने आई डैश बोलेंगे। आई डैश शोज व्हाट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। व्हाट डज इट शो? से अगेन सर, आई डैश शोज, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। अब दोस्तों मैं बना रहा हूं कंजम्पशन की लाइन। क्या बना रहा हूं मैं? कंजम्पशन की लाइन। दोस्तों आप लोग को याद होगा कंजम्पशन लाइन ऐसे बनता है। सर ऐसे क्यों बनता है कंजम्पशन लाइन? ये जो रेड लाइन है ये कंजम्पशन लाइन। सर ऐसा क्यों होता है कंजम्पशन लाइन? मैं बोला भूलो मत आप लोग कि जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन इंक्रीज होता है, बराबर। लेकिन सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कंजम्पशन लाइन ये यहां से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बच्चा लोग आपको मैं बता रखा हूं ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है दोस्तों? वो कंजम्पशन जो होगा ही होगा, मतलब वो पार्ट ऑफ कंजम्पशन जो इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है। आज आप सोचो,
आप इनकम कुछ नहीं कमा रहे हो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यू आर अर्निंग नथिंग, इसका मतलब क्या आप खाओगे नहीं क्या, है ना, खाओगे ना कुछ, कैसे सर, लोन लेके या अपना जो सेविंग्स है उसको यूटिलाइज करके, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर इट इज, बट कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ तो होगा ही, दैट्स वाई वो वाई एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सर, अच्छा। अब दोस्तों एक और बात बता दूं आप लोगों को, ये तो मैं अभी खाली ग्राफ्स का रिवीजन करवा रहा हूं, ग्राफ्स आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास में सिखाया गया उसको समराइज कर रहा हूं, बिकॉज जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ तब आप लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सर फिर से बताइए ये वाला ग्राफ कैसे बना, राइट, तो मैं सब कुछ याद दिला रहा हूं। अच्छा दोस्तों, अब आप लोग को याद होगा कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है इन्वेस्टमेंट, याद है आप लोग को? जी हाँ सर, अपने पढ़े थे ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, इजंट इट दोस्तों? हाँ सर पढ़े थे। तो दोस्तों अगर मेरे को कोई बोले एग्रीगेट डिमांड कर्व बना के दिखा, तो वो मैं थोड़ा सा कंजम्पशन लाइन के पैरेलल बनाऊंगा। सर ऐसा क्यों? मैं बोला दोस्तों इसमें तो कोई सस्पेंस है ही नहीं कि ऐसा क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों चेंज क्या हो रहा है? कंजम्पशन। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है तो एग्रीगेट डिमांड जो चेंज होगा वो किसके हिसाब से चेंज होगा? कंजम्पशन के हिसाब से। इसीलिए जो एडी कर्व का लाइन है वो कंजम्पशन लाइन से पैरेलल है। और ऊपर क्यों है? क्योंकि हमेशा थ्रू आउट देखिएगा एक गैप नजर आ रहा है आप लोग को, ये देखिए, मैं गैप को और इंक्रीज करके दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो गैप है थरली ये नजर आ रहा है आप लोग को, ये गैप रियल में क्या है? ये गैप रियल लाइफ में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए एडी कर्व का जो लाइन है वो हमारे कंजम्पशन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा दोस्तों प्लीज कंफर्म करिए आप लोग को समझ आया नहीं आया? कम ऑन मेट्स, कंफर्म इट फास्ट। यहां तक का सारा प्लॉटिंग आप लोगों को समझ में आया नहीं समझ में आया? प्लीज कंफर्म करें फटाफट, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द न्यू डिस्कशन। Yes, sir. Yes, sir. What about other mates? Great. Yes, sir. Very good. Okay. अभी दोस्तों बात को सुनिएगा। सर बोलिए, सर बोलिए। दोस्तों अब अपने लोग दोस्तों बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। सर प्लीज लेकर चलिए, सर प्लीज बात को आगे लेकर चलिए। मैं बोला ध्यान से सुनिए। ओके सर, बात इस प्रकार है, सर बात इस प्रकार है हमारा कि इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सर हमारे पास ना कितने मॉडल्स है? दो मॉडल्स है। कितने मॉडल्स है? दो मॉडल्स है। सबसे पहला मॉडल जो है सर वो है एएसएडी अप्रोच, ठीक है ना, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड अप्रोच टू अराइव एट इक्विलिब्रियम। और दूसरा अप्रोच है हमारा सर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या सर हमें दोनों अप्रोच पता होने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को दोनों अप्रोच पता होने चाहिए। अच्छा जी हाँ सर, देखिए अब आप लोग, हाँ सर बताइए क्या है? ध्यान से नोटिस कीजिएगा प्लीज। हाँ, ये जो है आपका, ये इंडिकेट कर रहा है नेशनल इनकम, ठीक है सर। अब आप पहले कौन सा अप्रोच एक्सप्लेन कर रहे हो? दोस्तों अब मैं एएसएडी अप्रोच एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड अप्रोच से इक्विलिब्रियम डिराइव करना सिखा रहा हूं आप लोग को। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप लोगों को यह भी समझ में आएगा कि आंसर फ्रेम कैसे करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। एएसएडी अप्रोच, तो यहां पर ये रहा नेशनल इनकम हमारा, और ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वाला एक्सेस, राइट। ओके सर, आइए ये देखिए, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का लाइन है ना, एकदम शांत सा, ठीक है सर। ये है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का लाइन,
ठीक है ना, विच इज आई डैश। ठीक है सर, जी हाँ सर। और क्या है सर, और है हमारा कंजम्पशन का एक्सिस, और है हमारा कंजम्पशन का एक्सिस। ठीक है ना, ये हमारा सी एक्सिस कंजम्पशन, राइट, जी हाँ सर। और दोस्तों एक है हमारा एग्रीगेट डिमांड का एक्सिस, ये देखिए जो एग्जैक्टली पैरेलल है इस एक्सिस से। जी हाँ सर, बिल्कुल है, विच इज इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। हाँ या ना दोस्तों? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एएसएडी अप्रोच के हिसाब से सबसे पहले आप लोग जानना चाहोगे कि ये इक्विलिब्रियम क्या है। आई नो दोस्तों, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट, इक्विलिब्रियम का मतलब दोस्तों एक ऐसा पॉइंट इकोनॉमी में जहां पर जितना भी इकोनॉमी में सप्लाई है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उतना ही डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज का। सर प्लीज कम अगेन। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा लेवल इकोनॉमी में, इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा लेवल इकोनॉमी में कि जितना सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज का किसी कंट्री के अंदर, उतना ही उनका डिमांड है। अब एग्जैक्टली इक्वल तो होते नहीं है, बट व्हाट इज द आइडियल स्टेट? मतलब एक आइडियल स्टेट क्या है? आइडियल स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर इकोनॉमी में अननेसेसरीली बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक भी ना बचाओ, और बहुत सारा ऐसा भी नहीं हो कि स्टॉक की कभी भी इकोनॉमी में ना कम हो, ना पड़े। फिर से बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर हो। मतलब ऐसा भी ना हो कि इकोनॉमी में अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया, साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो जरूरत के गुड्स थे वो शॉर्ट पड़ गए। ना तो एक्सेस ना तो डेफिसिट, दोनों ही सिचुएशंस को अवॉइड करें, वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ सर। अब सर एएसएडी अप्रोच के अनुसार, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड अप्रोच के अनुसार दोस्तों, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे आता है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, विच इज एट ई, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ सर, हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसी लाइन को अगर नीचे की तरफ लेकर जाऊं तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये हमारा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बात करें आप। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं मालूम है? इतना ही लिख कर आ जाते हैं, बस होता है हो गया, बस अब बोलते हैं कि हो गया सर, अब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सॉरी, गड़बड़ है। पहले आप लोग जितना लिखे हो उतना पहले एक्सप्लेन करिए। क्या लिखेंगे हम लोग सर? दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एज पर एएसएडी अप्रोच, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है दोस्तों? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। इट हैपेंस एट, अब आपके डायग्राम में ये कहां पर हो रहा है? इट हैपेंस एट पॉइंट ई वेयर YE इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है सर? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो सबसे पहले आप लोग समझे, सबसे पहले ग्राफ बनाइए। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले ग्राफ बनाइए। दोस्तों एक बार आप लोगों ने ग्राफ बना दिया ना, उसके बाद आप बताइए कि अभी तक आपने ग्राफ में क्या बनाया। जैसे मैंने बताया कि भैया ई पर इक्विलिब्रियम हो रहा है और वाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, गुड। लेकिन यहीं पर छोड़ देना ही बेवकूफी है, यहीं पर आंसर को छोड़ देना बेवकूफी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आना और कैसे लिखे वो आना में फर्क है। कंसेप्ट आपको आता है, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं आता तो गए आप। हमेशा जब भी ये मैं जितने भी इक्विलिब्रियम मॉडल्स को इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन करूं उसके लिए बोल रहा हूं कि दोस्तों इकोनॉमिक्स में ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम सुन लीजिएगा प्लीज। हाँ सर, इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ सर आ गया। अब आपको एक्सप्लेन करने की, अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता। मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट में होते तो इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होता, अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट में होते तो क्या प्रॉब्लम होता। और आपको यह समझाना है कि कैसे इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिकली मार्केट वापस से इक्विलिब्रियम पे खुद को अचीव करवा ही लेगा।
है सर, ऐसा होता है। जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा होता है। आइए समझने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी चीज है। बच्चा लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप लोग इस पॉइंट को, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं जिससे आप लोग को और क्लियरली नजर आए। ये देखिए एएस और एडी है, एएस और एडी के बीच में आप लोग ये पार्ट देखिए, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दोस्तों इसमें कौन सा ऊपर है? सर कमाल की बात करते हो सर आप भी, एएस ही ऊपर है एडी से, तो मतलब इस पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ग्रेटर होगा। ऐसा आप लोग अग्री करते हो कि नहीं करते हो? सर हम लोग करते हैं। बच्चा लोग एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से अगर ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, हाँ सर, इसका मतलब बच्चा लोग इकोनॉमी में जो है अनप्लैंड स्टॉक, फिर से बोलिए, अनप्लैंड स्टॉक बहुत ज्यादा है। मतलब कि इकोनॉमी में इन्वेंट्री अनसोल्ड बहुत ज्यादा है, क्योंकि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो इसका मतलब अनप्लैंड राइज, क्या चीज का राइज? इन्वेंटरी का, ऑब्वियसली अनप्लैंड राइज। ठीक है, जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा बच्चा लोग अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा। वहीं पर आप लोग ये कोशिश करिए समझने का कि ठीक एग्रीगेट इक्विलिब्रियम के लेफ्ट में अगर अपने चले, ठीक इक्विलिब्रियम के लेफ्ट में अगर अपने चले, और आप लोग कोई भी एक पॉइंट को रैंडमली पिक कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ये पॉइंट को पिक करता हूं, ठीक है ना। यहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर है, इजंट इट दोस्तों? इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसका मतलब अनप्लैंड फॉल इन इन्वेंट्री। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में, या इकोनॉमी में, आई शुड से इकोनॉमी में गुड्स का कमी हो गया। अनप्लैंड फॉल इन इन्वेंटरी, इकोनॉमी में जितने गुड्स होने चाहिए थे वो नहीं है, इकोनॉमी में गुड्स की कमी है। ओह, तो ये बात है। बच्चों प्लीज कंफर्म करो इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सेंसिटिव चीज है। हल्का सा ध्यान घटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चीज बहुत इजी है, इट्स जस्ट कि आप लोग अटेंटिवली सुन रहे हो कि नहीं। एक बार कंफर्म करो यस और नो प्लीज। यस सर, व्हाट अबाउट अदर मैच? यस सर, यस सर, वेरी गुड। अभी सुनो दोस्तों, अगर आप लोग यहां तक मेरे साथ हो तो अब आगे सुनो, आगे सुनो दोस्तों। दोस्तों बात आगे इस प्रकार जाएगा, दोस्तों अब बात आगे इस प्रकार जाएगा कि अगर 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 ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है कि इक्विलिब्रियम जो आपका आता है वो राइट की तरफ आता है, राइट की तरफ मतलब जहां पे अनप्लैंड राइज है, एएस इज ग्रेटर देन एडी, ठीक है ना। अगर उस तरफ आता है, सुनिएगा आप लोग बात, है ना, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है जहां पर दोनों इक्वल है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे एएस और एडी इक्वल है, वहां पर हमारा जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम लेट से ले लेते हैं अपने लोग y1। तो सर आप लोग ध्यान से देखिए, y1 व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो इक्विलिब्रियम y पे आएगा, इक्विलिब्रियम y पर आएगा। एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड से ग्रेटर है, ऐसे नॉर्मली तो इक्विलिब्रियम y पर आएगा, बट जब आपका एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ग्रेटर है, लेट से एट पॉइंट y1, एट पॉइंट y1, तब हो क्या रहा है, तब हो क्या रहा है, देयर इज अनप्लैंड राइज इन इन्वेंट्री। मतलब जो स्टॉक है इकोनॉमी में वो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अनसोल्ड स्टॉक। यस सर नो दोस्तों? जी हाँ सर, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि ये जो y1 है y से राइट में है, मतलब ज्यादा है, जरूरत y का और आप y1 पर। तो दोस्तों एक बात आप लोग अब समझना, एक बात आप लोग दोस्तों समझना, अगर इकोनॉमी में अननेसेसरीली ज्यादा स्टॉक ऑफ गुड्स बच जाएगा तो फर्म्स क्या करेंगे? फर्म्स अपना प्रोडक्शन को कम कर देंगे, हाँ या ना बोलिए? हाँ सर, फर्म्स अपना प्रोडक्शन को कम कर देंगे। बस दोस्तों यही तो बात है, फर्म्स लोग जैसे ही अपना प्रोडक्शन को कम करेंगे, धीरे धीरे से हम लोग वापस यहां आ जाएंगे। आप लोगों को क्या लगा मैं गाना गा रहा हूं? नहीं, जैसे ही आप लोग अपना जो
फर्म्स है वो अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, वापस से वाई जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हम लोग धीरे धीरे से वापस वहां पे आ जाएंगे। यस और नो? यस और नो? हाँ सर। इसीलिए मैंने कहा था ना इक्विलिब्रियम खुद को रिस्टोर कर लेता है। अगर अननेसेसरीली स्टॉक ज्यादा हो गया तो फर्म्स कम कर देंगे प्रोडक्शन। कब तक? जब तक एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता। क्योंकि देखो सप्लाई बढ़ गया, डिमांड इतना ही है, तो बस अब सप्लाई इतना ही रहेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। तो धीरे 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 डिमांड बढ़ेगा और एएस और एडी इक्वल हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया सर? हाँ सर। सो द फर्म्स विल reduce production until equilibrium is restored। बच्चा लोग आई होप बात क्लियर है? जी हाँ सर बात क्लियर है। अच्छा अभी सुनिए, ये तो था जो मैंने बताया राइट वाले का कंसेप्ट को। अब लेफ्ट वाले को समझाइए। लेफ्ट वाले को मतलब इक्विलिब्रियम के लेफ्ट का सिचुएशन को भी एक्सप्लेन कीजिए। मैं बोला ये देखो दोस्तों, ये मैं रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं, मान लीजिए ये y2 है। अगर बच्चा लोग आप लोग y2 पर है, सुन लीजिए, अगर बच्चा लोग आप लोग y2 पर है सर, अगर आप लोग बच्चा लोग y2 पर है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है सुनिएगा। जब बच्चा लोग आप लोग y2 पर रहेंगे, सुनिएगा हाँ, जब बच्चा लोग आप लोग y2 पर रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चा लोग? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एट y2 लेवल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब लोगों का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ध्यान से सुनिएगा, एट y2 लेवल ऑफ इनकम aggregate demand is greater than aggregate supply, so there is a decline in inventory। मतलब इकोनॉमी में इन्वेंट्री का कमी पड़ गया। अब दोस्तों अगर इकोनॉमी में इन्वेंट्री का कमी पड़ गया तो फर्म्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन कब तक बढ़ाएंगे? जब तक वो डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो जाता। और डिमांड सेटिस्फाई हो गया मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गया ना। तो देखो ना ये y2 प्रोडक्शन बढ़ाएं तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ। सो फर्म्स इंक्रीज प्रोडक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट बच्चा लोग, ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट बच्चा लोग। बोलो समझ में आया क्या? अब बच्चा लोग कंफर्म करिए प्लीज कि समझ में आया क्या ये वाला कंसेप्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला इक्विलिब्रियम। एएसएडी अप्रोच खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो कंफर्मेशन आप लोग से चाहिए। कम ऑन मेट्स। वेरी गुड। यस सर। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? वेरी गुड, समझ में आ गया सर। वेरी गुड। बाकी दोस्तों मैं आपका वेट कर रहा हूं। यस सर, ग्रेट। तो दोस्तों ये था एएसएडी अप्रोच, ये था एएसएडी अप्रोच, ठीक है ना? हाँ सर। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं किस अप्रोच का? दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। अच्छा जी हाँ सर। सर क्या है ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जरा बताइए प्लीज। मैं बोला श्योर, मैं बोला श्योर। सुनिएगा, हाँ सर बोलिए। बच्चा लोग होता क्या है, हाँ सर बोलिए। मान लीजिए ऑब्वियसली डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ये यहां पर सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना? अच्छा ये नेशनल इनकम वाला एक्सिस है, ठीक है ना? याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में अगर आप एक्सिस का नाम नहीं लिख रहे हो तो सर काम गड़बड़ हो रहा है। सर अगर नहीं लिख रहे हो नाम तो सर काम गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना? जी हाँ सर। अभी दोस्तों ध्यान से बात को सुने, अभी दोस्तों बात को ध्यान से सुने।
इन्वेस्टमेंट अभी भी अज्यूम टू बी कांस्टेंट है, ये रहा, ये देखिए आई डैश। अच्छा, सेविंग्स का आप लोग को याद है, मैंने क्लास 1 में आपको बताया था कि सबसे पहले सेविंग्स जो होती है वो नेगेटिव होती है। सेविंग्स नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि शुरुआत में जब इनकम हमारा बिल्कुल भी नहीं होता तो हम लोग अपने सेविंग्स को विड्रॉ कर रहे होते हैं। एक मोमेंट आता है जब सेविंग्स जो है, जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के बराबर होता है, तब सेविंग जीरो होता है, इसीलिए वो एक्स एक्सिस को टच करता है, और बियॉन्ड दैट हमारा इनकम हमारे एक्सपेंडिचर को एक्सीड करता है एंड हमारा सेविंग्स सारे बंधन तोड़कर ऊपर चला जाता है ना? जी हाँ सर, बिल्कुल। तो ये है, इंडिकेट कर रहा है हमारा सेविंग्स, ठीक है ना? हाँ सर। दोस्तों, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी बोलता है कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा या उस पॉइंट पर अचीव होगा जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे यहां पर पॉइंट ई में है, और पॉइंट ई के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो है वाई ई, ठीक है? जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा, अब बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चा लोग, हम लोग बात करते हैं किस लेवल का? अगर हम लोग बात करते हैं राइट साइड का, ठीक है ना? हमेशा पहले तो एक्सप्लेन करिए कि जो आपने बनाया है, तो पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि एज पर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। पहले तो सीधी बात, नो बकवास। फिर बताइए ऐसा कहां हो रहा है? विच हैपेंस एट पॉइंट ई एट वाई ई लेवल ऑफ इनकम, ठीक है ना? इतना आपने बता दिया, मतलब आपने क्या इंट्रोड्यूस किया? आपने बेसिकली ये फंडे बता दिए कि भाई अभी तक क्या चल रहा है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब दोस्तों ध्यान से सुनना। हाँ सर, बोलिए क्या? दोस्तों, बात अब असल में ऐसी है कि अगर अपने लोग थोड़ा सा राइटवर्ड देखें, ये जो जहां पे मैं ब्लू बना रहा हूं, ठीक है ना, इसको पॉइंट को मैं y1 से इंडिकेट कर देता हूं, आप लोग चाहो तो, ठीक है ना? इस पॉइंट पर दोस्तों हो क्या रहा है? क्लियरली नजर आ रहा है आपको सर कि जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर है। सुनिएगा, जो सेविंग्स है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। यस और नो दोस्तों? जी हाँ सर। दोस्तों, अगर इकोनॉमी में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, इसका मतलब समझते हो आप लोग? नहीं सर, आप बताइए। दोस्तों, इसका मतलब ये है, सुनना, हाँ, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इकोनॉमी में गुड्स का सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, क्योंकि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब भी वही है कि इकोनॉमी में जो इन्वेंट्री का है वो अननेसेसरीली राइज हो रहा है। ओ, एट y1 लेवल देयर इज अनप्लैंड राइज इन इन्वेंटोरी, ठीक है ना? अनप्लैंड राइज इन इन्वेंट्री हो गया। हाँ सर, ध्यान से सुनिएगा, एज सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों पता है क्या होता है? तो क्या होता है पता है? फर्म्स जब ये चीज देखते हैं ना, तो फर्म्स अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, मतलब सप्लाई कम कर देते हैं, तो धीरे 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 वापस से इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो जाता है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज रिड्यूस्ड अंटिल, कब तक दोस्तों? जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाते। ओ, जैसे सर अपने आप राइट साइड का एक्सप्लेन किया, वैसे ये आप लेफ्ट साइड का करोगे आप, कि यहां पर देखो दोस्तों, अगर लेफ्ट साइड की मैं बात करूं तो यहां पर सर क्या है? यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर देन सेविंग्स है। ओके, और इसको y2 बोल दीजिए। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया कि इक्विलिब्रियम अचीव होगा। एट y2 लेवल क्या होता है दोस्तों? सेम बात दोस्तों, एट y2 लेवल सेम बात सर। इसका मतलब एट y2 लेवल इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स। तो भैया पैसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं, भाई पैसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पैसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट फर्म्स नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन,
ठीक है ना, फर्म्स नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है ना। हाँ सर, समझ में आया सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। तो इसमें क्या है, फर्म्स को क्या करना है, फर्म्स को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। सर प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज करना है? टू मीट एक्सेस डिमांड, जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हुआ है उसको मीट कर सके। टिल, अगेन ऑब्वियसली ये बात तो अपने को बोलना बनता ही है, टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ओ, तो सर ये बात है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है। प्लीज आप लोग कंफर्म करिए, प्लीज दोस्तों आप लोग कंफर्म करिए कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है। आप लोग को क्या एक्सप्लेन करना है, पहले डायग्राम, डायग्राम के बारे में लिखें, उसके बाद इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखें, और फिर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा वो बताइए, और फिर बताइए कि क्यों वापस से इक्विलिब्रियम अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। बच्चा लोग एक बार कंफर्म करिए कि आप लोग को क्लियर है, तो मैं फिर आगे बात करूं सर। आप लोग का वेट कर रहा हूं सर। Yes, sir. Yes, sir. What about other friends? Yes, sir. Okay. चलिए ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं, और दोस्तों अब अपने मूव करते हैं आखिरी टॉपिक पर, आखिरी टॉपिक पर, ठीक है ना, इस चैप्टर से आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अच्छा, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कि सर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग से ये कैसे पता चला कि देयर इज प्लान्ड राइज इन इन्वेंटरी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बच्चा अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए बच्चा लोग, एग्रीगेट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ग्रेटर है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? सवाल तो यही होगा। मैं बोला देखिए सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, हाँ सर। मैं कंजम्पशन को बोथ साइड ऐड कर देता हूं, कर सकता हूं, हाँ सर। कर दिया, यस और नो। सेविंग्स प्लस कंजम्पशन क्या होता है? सेविंग्स प्लस कंजम्पशन क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है। इससे मेरे को पता चला कि देयर इज अ राइज इन इन्वेंट्री। ओ, तो इसका मतलब एएसएडी अप्रोच से ही सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच बना है। एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन बाय द वे। बच्चा जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था प्लीज बताइए आपको क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है सर। हाँ सर। अब बच्चा लोग, अब बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, अब अपने बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, ठीक है ना। सर जरा बताइए हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में भी। मैं बोला ओके, ये सिंगल मोस्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, है ना। हाँ सर। दोस्तों आप लोग ये तो अग्री करोगे ना कि इकोनॉमी में किसी का भी इनकम तभी बढ़ता है जब इन्वेस्टमेंट हो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं बढ़ेगा। सर कैसे? मैं बोला एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे को कोई बिजनेस करना है जिसके लिए मेरे को मशीन चाहिए। जब मैंने मशीन खरीदी तो मैंने किसी को तो पैसे दिए होंगे, तो मेरे साइड से वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। उसके साइड से क्या है? इनकम। लेकिन सुनिए, क्योंकि मैंने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट टाइम मैंने किया ना, इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट टाइम मैंने किया, उसकी वजह से वो पर्सन
जिसने मशीन मुझे बेची उसका इनकम हुआ? हाँ सर हुआ। अभी सुनिएगा, वो जो मशीन उसने मेरे को बेची, उसको बनाने के लिए आयरन और स्टील लगा होगा, उसने जिससे आयरन एंड स्टील ली उस पर्सन का भी इनकम हुआ। अच्छा, जिसने आयरन एंड स्टील को एक्सट्रैक्ट किया उसने भी तो लेबर को पैसे दिए होंगे, तो उस लेबर का भी इनकम बढ़ा। तो मतलब इकोनॉमी में एक जगह पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन इनकम उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कई जगहों पर बढ़ रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब कि मान लो ये मैं हूं, मैं अगर किसी मशीन को खरीदता हूं इनसे, ठीक है ना, तो मेरे लिए तो ये भले ही इन्वेस्टमेंट है, बट इनके लिए वो इनकम है। इनका इनकम हुआ, साथ साथ में और भी लोगों का इनकम हुआ। सर किसका इनकम हुआ? दोस्तों इसी के साथ साथ इनकम होता है इन जनाब का भी, जिन्होंने आयरन एंड स्टील प्रोवाइड किया था इनको मशीन प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, इन्होंने आयरन एंड स्टील प्रोवाइड किया, बट इन्होंने आयरन एंड स्टील प्रोवाइड करने के लिए लेबर को हायर किया होगा, तो लेबर का भी तो इनकम हुआ। सर हुआ। तो सोचिए कि इकोनॉमी में एक जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन जनाब ने इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट किया, जिसकी वजह से सोचिए I1 इनकम है ना। इनकम को मैं यहां पर Y से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पर इनका इनकम हुआ। तो जनरली पता है क्या देखा गया है? देखा यह गया है इकोनॉमी में अगर 1000 करोड़ या 1000 रुपीज, सिंपल में बात रखते हैं कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से बढ़ रहा है ना, तो जो इनकम है इकोनॉमी के अंदर उस 1000 रुपीज की वजह से वो उस 1000 रुपीज से जनरली ज्यादा रेट से बढ़ता है। मतलब अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से बढ़ा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम भी सिर्फ 1000 रुपीज से बढ़ा, इनकम उससे ज्यादा जोश में बढ़ता है, इनकम मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड इनकम मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्चुअली। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला है, अगर दोस्तों मैं आपको स्ट्रेट अवे फॉर्मूला दिखाऊं तो वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनिएगा सर। फॉर्मूला है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC। K मल्टीप्लायर है सर, K मल्टीप्लायर है सर। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ सर, K एक मल्टीप्लायर है। सर जरा इसके बारे में समझाओगे? मैं पूछा बिल्कुल, मैं बोला बिल्कुल। सर सुनिएगा, हाँ सर बोलिए। पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए इकोनॉमी में एक पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, लेट्स से बाई 100 करोड़। ठीक है सर, एक बार के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मान लीजिए कि जो एमपीसी है, मतलब चेंज इन कंजम्पशन, उसकी वैल्यू 0.8 है। आपसे कोई पूछा कि इस 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम इकोनॉमी में कितना बढ़ेगा, मैं बोला ध्यान से देखिए कैसे, और इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, चिंता ना करें आप, सुनिएगा। इसका सीधा सा आंसर है, पहले मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, 1/1 माइनस 0.8 यानी कि 1/0.25। इसका मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, 5। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट है इनकम उसका 5 टाइम्स ग्रो होगा। तो इसका मतलब इकोनॉमी में जो इनकम बढ़ेगा दैट विल बी 100 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट था इंटू 5, यानी कि 500 करोड़। समझ आया? इसीलिए मैंने क्या कहा, के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वही तो मैंने किया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ और के क्या मल्टीप्लायर विल गिव यू व्हाट, कि इकोनॉमी में इनकम कितने से चेंज होता है। ओ सर ये बात है, लेकिन अब आप लोग में से काफी लोग बोलोगे कि सर इसका लॉजिक बताएंगे प्लीज। मैं बोला ठीक है बिल्कुल, लॉजिक्स भी सुनिए, आइए लॉजिक भी सुनिए दोस्तों। हाँ सर, देखिए किसी ने इन्वेस्ट किया है ना, मैं यहां पे लिखता हूं राउंड, ठीक है, हाँ सर, राउंड 1 किसी ने इन्वेस्ट किया 100 करोड़, ठीक है ना। अब एमपीसी जो है, अच्छा कंजम्पशन क्या हुआ, मान लीजिए कि इसमें इस लेवल पर कोई कंजम्पशन मैं नहीं इंडिकेट कर रहा, ठीक है ना, तो किसी एक इंसान का इनकम हुआ 100 करोड़ का। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो किसी का तो 100 करोड़ का इनकम हुआ। हाँ सर, अब सुनिएगा, अभी सुनिएगा आप लोग, अभी ध्यान से सुनिएगा। अब ये पर्सन जिसका इनकम हुआ, ये पर्सन जिसका इनकम हुआ, ये कुछ पैसे अपने इनकम से कंजम्पशन पे खर्चा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। और कितना करेगा?
अपने लोग क्या पढ़े थे, मतलब अपने लोग क्या जाने, एमपीसी बोलते हैं उसको, कि इनकम बदलने की वजह से कंजम्पशन कितना से बदलेगा, दैट इज एमपीसी। मान लेते हैं कि एमपीसी 0.8 है। इसका मतलब समझते हो, मतलब इस पर्सन का इनकम जब भी 10 रुपया से बढ़ता है तो 10 इंटू 0.8 यानी कि 8 रुपया से इसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। यहां पर इस पर्सन का जो इनकम है वो 100 रुपीज से बढ़ा, 100 रुपीज बोले, करोड़ बोले, आपका मर्जी। तो अगर इस इंसान का इनकम 100 रुपीज से बढ़ा है तो इस इंसान का कंजम्पशन कितने से बढ़ा, 100, जितना से इनकम बढ़ा उतना इंटू 0.8। तो यानी कि इस इंसान का कंजम्पशन कितना से बढ़ा, 80 से। अगर इस इंसान ने 80 रुपए का कंजम्पशन किया तो इन्होंने जो कंजम्पशन पे खर्चा किया वो किसी ना किसी का तो इनकम बना होगा। अच्छा, अब ये जिसका इनकम बना, अब ये जिसका इनकम बना उसने भी तो कुछ पैसे खर्चे किए होंगे, कुछ अपने पास रखे होंगे और कुछ खर्चे किए होंगे। तो उनका उनका इनकम कितने से बढ़ा, 80 से बढ़ा। तो 80 का जो एडिशनल है 0.8 उन्होंने खर्च दिए होंगे 64। जो इन्होंने 64 खर्चे किए होंगे वो इनका किसी और का इनकम बना होगा। ओह, वैसे ही ये चलते जाएगा, हाँ सर चलते जाएगा, तो ये किसी और का इनकम बनेगा। दोस्तों ऐसे ही ये प्रोसेस चलते जाएगा तब तक जब तक अमाउंट इतना छोटा ना हो जाए कि किसी को एज एन इनकम दिया ना जा सके। तो जब आप इसको करते जाओगे और ऐड करोगे ना तो अल्टीमेटली ये ऑटोमेटिकली आपका 500 करोड़ आ जाएगा। और आप लोग देखो तो 500 करोड़ आप पहले ही ला चुके हो यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा, तो ये कंसेप्ट है सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। जी हाँ बिल्कुल, ये कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कैसे आया, जरा दिखाओ। मैं बोला ठीक है, देखो दोस्तों, इनकम जो होता है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, ये तो पढ़े थे क्लास 1 में। हाँ सर पढ़े थे। बस बच्चा लोग अब करना क्या है, टेकिंग डेल्टा बोथ साइड, डेल्टा मतलब चेंज, बोथ साइड्स अगर हम लोग ले तो ये आएगा। अब मैं बोथ साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देता हूं। ये खाली डेरिवेशन दिखा रहा हूं, नॉट फ्रॉम एग्जाम्स परस्पेक्टिव, बट स्टिल पता होने से क्या आप लोग को भी लगता है कि अच्छा सर सब कुछ लॉजिकल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हाँ सर, तो ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई कितना हो गया, 1 हो गया। और ये चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम ऐसे का ऐसे, प्लस डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई ऐसे का ऐसे। हाँ सर। अच्छा, अब ये जो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई है इसको मैं उस तरफ ले रहा हूं, तो क्या हो जा रहा है, 1 माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अब अपने लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल कर रहे हैं मतलब सब कुछ नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल किए तो डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई हो जाएगा। जी हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। सर इससे फायदा क्या हुआ, मैंने आप लोग को यही तो बताया, मैंने आपको यही बताया कि ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई है ये क्या, यही तो है मल्टीप्लायर, चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना, वही तो इंडिकेट कर रही है। तो इसको मैं के से रिप्रेजेंट कर लिया, और 1 माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी होता है सर। तो के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया, जो कि मैंने आप लोग को यहां पर एज अ फॉर्मूला लिखकर दिखा रखा है। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ बिल्कुल ये बात है। दोस्तों प्लीज कंफर्म करिए आप लोग को समझ आया ना, यस और नो दोस्तों, कम ऑन दोस्तों फटाफट रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो यही दिखाता है ना, व्हाट डज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो, चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यस और नो दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल सर। दैट्स वाई मैं इसको के से इंडिकेट कर रहा हूं। सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। तो दैट्स इट दोस्तों, हमारा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या जिसको अपने लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, वो खत्म होता है।